बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान। सबसे पहले तो इस्लामाबाद का एक निजी होटल है मैरियट होटल, वहाँ पे हनीफ अब्बासी की और अनवारुल हक काकड़ की मुँह मारी हुई है। अनवारुल हक काकड़ जो हैं ये इस्टेब्लिशमेंट के बड़े फेवरेट हैं और बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। इनको निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान लगाया गया था और जब शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हुई थी अगस्त में, और निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान इनको लगाया गया। इन्होंने बहुत अच्छा सर्व किया रवायती सियासी जमातों के लिए और उनके लिए रूम बना कर दिया। फिर इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने में कोई कसर नहीं उठा रखी, बल्कि हर जगह पे इन्होंने तहरीक इंसाफ का मुकाबला किया, तहरीक इंसाफ की मुखालफत की, उनकी सियासत पर पाबंदियों की हमायत की और बिलाखिर जो है वो रवायती सियासी जमातों को इलेक्शन जितवाने में ये नाकाम रहे। फिर फार्म 47 का ड्रामा हुआ और वो इक़्तिदार में आ गए। अब मामला ये है कि काकड़ साहब मुख्तलिफ चीज़ों के बीच में फंस गए हैं। उनके दौरे हुकूमत में एक तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन का पता कोई नहीं था, वो सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने थे। उनको जो कहा जाता था वो बोल देते थे और जो चीज़ें उनको बताई जाती थी वो कह देते थे। अब हुआ ये है कि काकड़ साहब के दौर में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जो उनके गले पड़ रही हैं। PMLN जो है बड़ी समझदारी से ये चीज़ें निगरान हुकूमत के ऊपर डाल रही है। मुस्लिम लीग नून का ये वतीरा है कि वो जितना मर्जी बुरा करें, वो ये बड़े आराम से कह देते हैं नहीं जी ये तो पहले वालों ने किया था। यानी अगले 50 साल तक भी अगर इनकी हुकूमत रही, खुदा न खास्ता अगर रही, अव्वल तो कोई चांस नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है कि 5 महीने तक रहना इनका मुश्किल है, लेकिन अगर 50 साल तक भी रही तो ये अपने किए धरे का इल्ज़ाम अपने से पहले वालों पे डालते चले जाएंगे। यानी 35 साल तक इक़्तिदार के मज़े लेने के बावजूद ये इमरान खान के 3 साल का हिसाब करना चाहते हैं और अपने 35 साल का हिसाब देना नहीं चाहते। पाकिस्तान में मासूम तो वो लोग हैं जो नवाज शरीफ की आज भी इस बात पर यकीन करते हैं कि मुझे मौका मिल गया ना तो मैं पाकिस्तान की किस्मत बदल दूंगा। 3 दफ़ा खुद वज़ीर आज़म, 3 दफ़ा भाई वज़ीर आज़म, बेटी वज़ीर आला, खुद भी वज़ीर आला, भतीजा भी वज़ीर आला। तो पाकिस्तान में इक़्तिदार की इनसे लंबी तारीख है नहीं किसी की। तो इतना लंबा इक़्तिदार करके भी आज ये मौका मांगते हैं पाकिस्तानियों से। तो पाकिस्तानी भी बेचारे मासूम हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज भी बेचारे इनको मौका देना चाहते हैं। बहरहाल ये हनीफ अब्बासी साहब हैं, फार्म 47 के ऊपर ये बने हैं MNA रावलपिंडी से। ये भी इलेक्शन हार गए थे, बहुत बुरी इनकी हालत थी, बड़े मार्जिन से ये हारे थे। हनीफ अब्बासी साहब मैरियट होटल में मौजूद थे, अनवारुल हक काकड़ भी वहाँ पर मौजूद थे जो निगरान वज़ीर आज़म थे। हनीफ अब्बासी इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के ख़ास आदमी है रावलपिंडी से। तो अनवारुल हक काकड़ की और उनके बीच में तलक कलामी हो गई। अब तलक कलामी में क्या बातचीत हुई ये मैं आपके सामने एज इट इज़ रख देता हूँ। उसमें जो हनीफ अब्बासी साहब ने कहा जी आप चोर हैं और आपने गंदम स्कैंडल में पैसे खाए हैं, ये हनीफ अब्बासी ने कहा। अब अनवारुल हक काकड़ साहब जो है उन्होंने कहा जी अगर मैंने फार्म 47 की बात की ना तो नून लीग को मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। दोनों ने एक दूसरे की कमज़ोर जगह पे लात मारी, यानी बातें तो दोनों ही ठीक कर रहे हैं। ये भी बिल्कुल नाअहल थे और नकम्मे थे और वो भी बगैर अवाम के मैंडेट के इक़्तिदार में आए हैं। आपस की लड़ाई की वजह से दोनों ने कम से कम सच तो बोला, लेकिन असल हकीकत क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन वो बताने से पहले मुस्लिम लीग नून की क़यादत को चाहिए कि मियाँ नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ज़ाती हैसियत में अनवारुल हक काकड़ साहब के पास जाकर या उनको बुलवाकर उनसे माफ़ी मांग लें, हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगें। क्योंकि अनवारुल हक काकड़ साहब ने अगर बोलना शुरू कर दिया, जिसके फ़िलहाल इम्कानात कम है क्योंकि जिन्होंने उनको निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया था वो फ़िलहाल उनको बोलने नहीं देंगे, वो एक पपेट की तरह काम करेंगे। तो अनवारुल हक काकड़ अगर बोल पड़े फ़र्ज़ करें तो PMLN को वाकई मुँह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि फार्म 47 की जो कहानी है ना वो बड़ी खौफनाक है और वो अगर अनवारुल हक काकड़ की ज़ुबानी आ गई तो फिर तो सारा खेल ही बिगड़ जाएगा PMLN का और वो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो जाएंगे। अच्छा, दानियल अजीज़ साहब ने और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, ये तजुर्बाकार लोग हैं, हुकूमतों के अंदर काम करते रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म भी रहे हैं। तो इन दो लोगों ने एक बात बताई, इन्होंने कहा कि ये जो स्कैंडल है ये काकड़ साहब के आप गले में तो फिट कर रहे हैं, लेकिन इसका एक जिम्मेदार और भी है और वो जो जिम्मेदार है वो है मोहतरम जनाब इसहाक डार साहब। आप देखिए पाकिस्तान में खराबी का कोई भी एक पहलू निकलता है, खुरा जाके डार साहब की तरफ जुड़ जाता है। यानी अजीबोगरीब ऐसे मंसूबे जिन्होंने पाकिस्तानियों की कमर तोड़ दी, खुरा जाके डार साहब के घर निकलता है। मईशत की तबाही, खुरा जाके डार साहब के घर निकलता है। अब ये गंदम का स्कैंडल भी जाके डार साहब की तरफ निकल रहा है। कैसे?
देखिए, ये दो अहबाब हैं, इन दोनों ने यह दावा किया है। हुआ यह है कि शाहिद खकान अब्बासी का कहना है कि अगर ये स्कैंडल है तो ईसीसी से है। पहले तो देख लें आप ईसीसी है क्या। ईसीसी जो है ये 1965 में बनी थी और ये बनाई थी अयूब खान ने। आज लगभग इसको बने हुए भी 60 साल होने वाले हैं। अयूब खान के दौर में बनी थी। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी इसको कहते हैं। ये फैसले करती है पाकिस्तान के हवाले से बड़े बड़े फैसले कि पाकिस्तान ने क्या इंपोर्ट करना है, क्या एक्सपोर्ट करना है, पाकिस्तान से पैसा बाहर जाएगा नहीं जाएगा, किस चीज़ को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे रोकना है, कौन सी चीज़ें मंगवानी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं मंगवानी चाहिए। इकोनॉमी से रिलेटेड बड़ी बड़ी चीज़ों के फैसले ये इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी करती है। इस कमेटी ने यह फैसला किया है। अब इसका जो इजलास हुआ था वो हुआ था 23 जुलाई 2023 को और उस वक्त हुकूमत किसकी थी? पीडीएम सरकार, यानी पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम और फजलुर रहमान साहब और उनके इत्तेहादियों की हुकूमत थी। अब अगर फजलुर रहमान साहब और एमक्यूएम या पीपल्स पार्टी रोला डाले ना तो उनको पकड़ के ये कहना चाहिए कि जनाब अली ये फैसला आपकी अपनी ईसीसी ने किया था जब आप लोग इख्तिदार में थे। तो ये 23 जुलाई 2023 को ये ईसीसी का इजलास हुआ। अब शाहिद खकान अब्बासी कह रहे हैं कि अगर स्कैंडल है तो ईसीसी से है, गलत फैसला हुआ है तो ईसीसी से हुआ है, इसके अलावा तो हो नहीं सकता ना। ईसीसी जिम्मेदार है, जिसे चेयर डार साहब कर रहे थे उस वक्त। पहले मिनिस्ट्री से पूछे कि समरी कैसे आई, फिर डार साहब से पूछे कि किस बुनियाद पर आपने फैसला किया कि गंदम इंपोर्ट कर लो। हालांकि पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की जरूरत के मुताबिक वाफर गंदम मौजूद थी, इसके बावजूद गंदम इंपोर्ट करने का एक फैसला किया गया क्योंकि पाकिस्तान में गंदम महंगी है, बाहर गंदम सस्ती है क्योंकि उनकी कॉस्ट कम है। तो वो गंदम मंगवा के पाकिस्तान में बहुत बड़े ज़खायर इकट्ठे किए गए और उसमें कमीशन का एक बहुत बड़ा घपला है, जिसके बारे में पाकिस्तान में जो तहकीकात हो रही हैं वो ये कहती हैं कि 300 अरब रुपए तक का चूना पाकिस्तानियों को लगाया गया है। किसानों को अलग नुकसान हो रहा है, वो बेचारे अपनी गंदम लेकर बैठे हैं खुले आसमानों के नीचे अपने घरों के अंदर और उनकी गंदम खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है। गवर्नमेंट ने जो रेट मुकर्रर किया है 3900 रुपीज फी मन, गवर्नमेंट उसके ऊपर भी गंदम नहीं खरीद रही और किसान बेचारा बुलबुला रहा है, जोर लगा रहा है, बार बार वो एहतजाज कर रहे हैं। अब उन्होंने ऐलान किया है कि वो एक बड़ा और फैसला कुन एहतजाज करने जा रहे हैं। इस पे जमात इस्लामी ने भी अनाउंसमेंट की है कि वो भी एहतजाज करेंगे, बड़े पैमाने पर करेंगे। अगर हुकूमत ने रोका या रुकावटें डाली तो फिर वो किसानों के साथ मिलकर हुकूमत गिराने के लिए तहरीक चलाएंगे। बहरहाल किसानों के लिए वो तहरीक चलाने जा रहे हैं। अब आ जाए जो शाहिद खकान अब्बासी साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी पहले तो मिनिस्ट्री से पूछे कि समरी कैसे आई, फिर डार साहब से पूछे कि किस बुनियाद पर उन्होंने ये फैसला दिया, उसके बाद जो है वो इंपोर्ट हुई है जब उन्होंने फैसला दिया है। अच्छा, वो एक तरफ रह गया, आपने किसान को क्यों तबाह कर दिया है, ये भी एक बड़ा सवाल है जो शाहिद खकान अब्बासी साहब ने उठाया। यहां पे समर अब्बास साहब हैं जिन्होंने ये बात शाहिद खकान अब्बासी साहब से पूछी। ये सहाफ़ी हैं, इन्होंने जब पूछा कि जुलाई 2023 इसहाक डार की ईसीसी से मंजूरी जो ली गई है तो इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि काकड़ का कुछ लेना देना नहीं, वहां से तहकीकात शुरू होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा शाहिद खकान अब्बासी ने कि अप्रूवल तो वहां से ही है। जब एक दफा ईसीसी अप्रूव कर देती है, याद रखिएगा, जब एक दफा ईसीसी अप्रूवल दे देती है ना किसी चीज की तो वो चला जाता है काबीना के पास। तो हुकूमत के इदारों के ऊपर लाजिम हो जाता है कि वो उस चीज को इंपोर्ट करें या उस चीज को इकट्ठा करें या प्रोक्योर करें। वो इसलिए कि अगर वो नहीं मंगवाएंगे या अपने पास का जखीरा जमा नहीं करेंगे तो जब भी कभी शॉर्टेज होगी या कमी होगी तो ईसीसी ये कहेगी जनाब हमने तो ये कह दिया था, हमने तो फैसला कर दिया था, ये इदारे जिम्मेदार हैं, इनको उठाएं और जेलों में डालें। ये जो बहरान आया इसके लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अब इसमें शाहिद खकान अब्बासी साहब कहते हैं तो काकड़ साहब बेचारे कहां से आ गए, वो उनको क्लीन चिट दे रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि काकड़ साहब को क्लीन चिट मिलती है या वो भी इसके बीच में फंसते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के नाम आए हैं। एक रिटायर्ड कैप्टन साहब हैं, उनका नाम आया है, उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई हो रही है और उनको ओहदे से भी हटाया गया है और बताया जा रहा है कि वो बहुत इसके अंदर मुलव्विस रहे हैं। एक और खबर है नाजरीन, पाकिस्तानियों को दबाने के लिए, पाकिस्तानियों के आज़ादी इजहार राय पर कदगन लगाने के लिए, और ये खबर उस दिन सामने आई जिस दिन में पाकिस्तान में या दुनिया भर में सहाफ़त की आज़ादी का आलमी दिन था। यानी 3 मई को सहाफ़ियों की आज़ादी का आलमी दिन होता है। उस दिन पे ये खबर आई है कि एक नई एजेंसी हुकूमत बनाने जा रही है सोशल मीडिया को दबाने के लिए और सोशल मीडिया के ऊपर जो एक्टिविस्ट हैं उनको दबाने के लिए। देखिए, सोशल मीडिया ही तो असल प्रॉब्लम है।
उसी ने तो पाकिस्तानियों को जगाया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी पूरी की पूरी कैंपेन सोशल मीडिया में चलाई है। ना वो जलसा कर सकते थे, ना रैली कर सकते थे, ना जुलूस निकाल सकते थे, ना लोगों से मुखातिब हो सकते थे, ना वो टीवी पे आ सकते थे, ना वो अपने इश्तिहारात चला सकते थे, ना वो अपने झंडे लगा सकते थे, ना वो किसी जगह के ऊपर शहरों में बैनर लगा सकते थे या वॉल चॉकिंग कर सकते थे। किसी चीज़ की उन्हें इजाज़त नहीं थी। इलेक्शन लड़ने के लिए जितने टूल होते हैं ना किसी एक सियासतदान के पास, वो सारे के सारे पाकिस्तान की रियासत ने और स्टेटस को की ताकतों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन लिए थे। तहरीक इंसाफ के पास सिर्फ एक चीज बची थी और वो उनका हथियार था सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए एक नई एजेंसी मुतारफ करवाई जा रही है, NCCIA। इससे पहले FIA का एक साइबर विंग होता था, वो ये सारे मामले देखता था। अब NCCIA बनाई जा रही है, जिसे कहते हैं नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये जो नई एजेंसी बनाई जा रही है, FIA का साइबर विंग खत्म किया जा रहा है, वो अब काम करेगी। इसके सरबराह के पास IG के लेवल के इख्तियारात होंगे और ये अब बंदे उठाना, बंदों को काबू करना, जो चीज़ें पसंद नहीं है उन लोगों के ऊपर अटैक करना, ये सारी चीज़ें आपको आने वाले दिनों में ये नई एजेंसी करती हुई दिखाई देगी। इसमें ऐसा लगता है और सहाफ़ियों का हमारा ये खदशा भी है कि इसमें इस तरह के ऑफिसर्स को जमा किया जाएगा जिन्होंने मौजूदा हुकूमत के लिए बड़ा शानदार काम किया है और हर लेवल पे गए हैं लोगों को दबाने के लिए, काबू करने के लिए, जुल्म करने के लिए। देखिए FIA जो है ना, उसका एक प्रॉब्लम है। FIA का प्रॉब्लम यह है कि FIA के बहुत सारे और भी विंग्स हैं और उनको अदालतों को फेस करना होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनके ऑफिसर्स मल्टीपल काम कर रहे होते हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा वो ज्यादती कर भी नहीं पाते, एक हद से ज्यादा। तो यहां पे एक ऐसी एजेंसी चाहिए जिसको बस इशारा दे दिया जाए और वो बंदा पकड़ के गायब कर दें, अंदर डाल दें और फिर अपने कानून के जरिए से जो भी उनके पास अवेलेबल है बंदे को तोड़ मरोड़ के रख दें। तो ये इस किस्म की मुझे लगता है कि एक कोशिश है और आने वाले दिनों में ये एजेंसी आपको काम करती हुई नजर आएगी। देखते हैं ये क्या कर पाती है। ये वैसे अदालत में चैलेंज भी होगी और चैलेंज की जानी चाहिए। मैं सोच रहा हूं कि मैं खुद ही इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके चैलेंज कर दूं कि जनाब ये एक ऐसी चीज बनाने जा रहे हैं जिसकी पाकिस्तान में जरूरत नहीं है। पहले ही हमें गरीब मुल्क है, पैसा हमारे पास है नहीं है, अभी भी हम तनख्वाहें कर्जा लेकर दे रहे हैं और ये साइबर क्राइम एजेंसी एक और नई बना रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जनाब ये इसके ऊपर काबू पाएंगे। इससे पहले जो एजेंसी है उन्होंने क्या काम किया है, नंबर 1। और नंबर 2, ये भी सवाल उठाया जाएगा कि इसकी इस वक्त जरूरत क्या है। यानी आपने सोशल मीडिया को तो पाकिस्तान में बंद किया हुआ है, आपने पाबंदियां लगाई हुई हैं, दुनिया भर में जो तरीका है उस तरीके से हटकर आप अलग तरह का सलूशन क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप है कि आपको नए किस्म की चीजें चाहिए? वरना दुनिया में जो टूल्स हैं उन्हीं टूल्स के मुताबिक आप आगे बढ़ सकते हैं। एक खबर यह है कि बाबर सत्तार साहब ने उनके हवाले से एक बड़ी अहम खबर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बाबर सत्तार साहब ने ऑडियो लीक केस में बेंच पर एतराज वापस लेने के लिए IB की दरखास्त पर समाअत की है। देखें हुआ क्या, IB को पहले उन्होंने नोटिस किया था और IB ने पहले एक जज साहब के ऊपर एतराज लगा दिया था। जज साहब ने वो दरखास्त उड़ाकर रख दी और फिर एक नोटिस भी कर दिया और ये भी पूछ लिया क्या तौहीन अदालत लगाई जाए या ना आप पे लगाई जाए। अब ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये हुई कल के IB आ गई जी अब अपनी दरखास्त वापस लेना चाहते हैं। तो उन्होंने कही दरखास्त तो आपकी पहले ही हमने खारिज कर दी है, ऑर्डर आएगा तो आपको मिल जाएगा। अदालत ने मजीद कहा कि ऑर्डर में डायरेक्टर जनरल IB को नोटिस किया है कि क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। ऑर्डर में यह भी पूछा गया है कि किसने दरखास्त दायर करने की अथॉरिटी दी थी। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि आपने जो जवाब देना है वो ऑर्डर आने के बाद दीजिएगा। अब ये जी जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो हैं वो तो जो भी उनको लूज बॉल मिलती है वो उठा के ग्राउंड से बाहर फेंकते हैं और ठीक कर रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर जुडिशरी को अपनी स्पेस वापस लेनी है तो उनको सख्ती के साथ कानून के ऊपर अमल दरामद करवाना पड़ेगा। काजी फायद ईसा साहब के हवाले से इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है और ये मैं जरूर आपको सुनाना चाहूंगा। काजी साहब ने ये क्लेम किया हुआ है कि जब से मैं चीफ जस्टिस बना हूं तब से अब तक जजेस के ऊपर दबाव का कोई वाकया नहीं हुआ। तो मैं तो कई दफ़ा कह चुका हूं कि काजी फायद ईसा साहब किसी भी केस में मुझे अदालत में बुलाएं, जो मैं बताऊंगा ना अदालत के अंदर पाकिस्तान की बड़ी मदद होगी। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि काजी फायद ईसा साहब ये क्लेम कर रहे हैं ना कि उनके आने के बाद कोई दबाव नहीं पड़ा पाकिस्तान की जुडिशरी के ऊपर, तो मैं बड़ी मदद कर सकता हूं अगर काजी फायद ईसा साहब मुझे अपनी अदालत में बुलवा लें। तो
वहां आकर मैं बता सकता हूं और शवाहिद दे सकता हूं और गवाही दे सकता हूं, जो कादी साहब के जो कॉन्सेप्ट है ना वो बड़े क्लियर हो जाएंगे मेरी गवाही के बाद। तो मैंने तो कई दफा कहा है, लेकिन वो बुला नहीं रहे। अपने से मैं जा नहीं सकता, मुझे पता है कि कादी साहब क्या करेंगे, तो बुलाने का इंतजार हम कर रहे हैं। जब वो बुलाएंगे तो उनके बुलाने पर हम जाएंगे और जाके उनको बताएंगे। अब इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि अदालतों से उनके मुकदमात के फौरी तौर पर फैसले सुनाने का उन्होंने मुतालबा किया और कहा कि चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा पीटीआई के खिलाफ बी टीम बने हुए हैं। इमरान खान ने बाकी पैगाम तो वही है, लेकिन उन्होंने कादी फायद ईसा साहब को बी टीम करार दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा ने बयान दिया कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, दबाव उस पर आता है जो गलत काम करने से इनकार करता है। आप तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ बी टीम बने हुए हैं, तो आप पर दबाव क्यों आएगा? वैसे भी मुझे भी एक चीज़ ऐसी लगती है कि कादी फायद ईसा साहब कह रहे हैं कि मैं दबाव कबूल नहीं करता या मेरी मौजूदगी में दबाव नहीं आता, तो एक्चुअली कादी साहब आप खुद एक दबाव हैं, आप खुद एक दबाव हैं। और ये मैं आपको कह रहा हूं तो किसी वजह से कह रहा हूं, और मुझे कोई परवाह नहीं है कि आप मुझे अदालत में बुलाएं और बुलाकर तौहीन अदालत लगाएं, लेकिन मेरा मौक़िफ़ सुन लें एक दफ़ा कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूं। और कादी साहब के हवाले से एक आखिरी खबर ये है नाज़रीन कि कादी साहब जैसे ही मुबैना तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अक़लियत बने हैं, यानी जजेस की अक्सरियत उनके साथ अब मौजूद नहीं है। अब जो भी आइन और कानून के मुताबिक चीज़ें सामने आएंगी, फुल कोर्ट जब भी बैठेगा, कादी फायद ईसा साहब मुबैना तौर पे जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनके मुताबिक अपनी अक्सरियत खो चुके हैं, तो फौरी तौर पे जो है अब नए जजेस लाने का मरहला शुरू कर दिया गया है, क्योंकि 2 जजेस की जगह खाली है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और कादी फायद ईसा साहब ऐसे 2 जजेस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुबैना तौर पर इंडक्ट करने जा रहे हैं, जो जजेस कादी फायद ईसा साहब की सोच के हामिल हो और वो दोबारा से अक़लियत से अक्सरियत में तब्दील हो जाएं कादी साहब। तो देखना ये है कि अब कौन से ऐसे जजेस हैं जिनको कादी साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इंतजार किया है लाहौर हाई कोर्ट के और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिटायर होने का। हालांकि उन दोनों का हक बनता था कि उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचाया जाता। एक और चीज़ जो इस्लामाबाद के रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि हम ये महसूस कर रहे हैं कि जैसे ही अटॉर्नी जनरल किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के सामने बेबस हो जाते हैं, तो फौरी तौर पे इंटरप्शन करके कादी फायद ईसा साहब उन्हें रेस्क्यू करते हैं, और ये बार बार वहां पे देखा जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।